जय हिंद साहब। देखो, हम पिछली कुछ कक्षाओं से शिक्षा शास्त्र के बारे में अनवरत अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमारे पास शेष है एक विधि जिसका नाम होता अनुकरण विधि। कौन सी विधि? अनुकरण विधि। और एक विधि की हम चर्चा करेंगे, भाषा प्रयोगशाला विधि। ठीक है, इन दो विधियों की चर्चा हम आज की कक्षा में करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अनुकरण विधि देखना। कौन सी विधि? अनुकरण विधि। अब भाई आप ही बताओ, अनुकरण माने क्या होता है जी? अरे बोलो। नकल करना। अनुकरण माने क्या होता है? नकल करना। ठीक है, तो नकलची तो अपन है ही, और नकलची में ची प्रत्यय होता है। ठीक है, तो अनुकरण विधि सीखने के लिए काम की है। भाई याद कीजिए, कक्षाओं के आरंभिक चरण में मैंने भाषा सीखने के मनोविज्ञान की 3 प्रवृत्तियां बताई थी। एक जिज्ञासा, दूसरा अनुकरण और तीसरा अभ्यास। उसमें मैंने अनुकरण को लिखा था कि भाषा सीखने का सर्वोत्तम साधन है ये। तो अनुकरण मानी नकल करना। अब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे सब कुछ सीखते तो आपकी नकल करके ही है जी। है जी, आप अध्यापक हैं, आप जैसा बोलेंगे बच्चा वैसा बोलेंगे। आप अतिशयोक्ति बोलेंगे तो बच्चे भी अतिशयोक्ति बोलेंगे। आप अतिशयोक्ति बोलेंगे तो बच्चे भी अतिशयोक्ति बोलेंगे। समझे आप शुद्ध लिखेंगे तो आपको देख करके बच्चे भी शुद्ध लिखेंगे। आप ही वर्तनी का गलत प्रयोग करेंगे तो बच्चे कैसे सही करेंगे? जहां का गुरु भी अंधला, वहां का चेला भी अंधला, अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न। तो सुधर जाना, अध्यापक बनने जा रहे हो। ठीक है, अनुकरण। अनुकरण होता है 3 प्रकार का, समझना आप इस बात को। बड़ी सरल सी विधि है जी। एक तो होता है उच्चारण अनुकरण। कौन सा अनुकरण? एक होता है लेखन अनुकरण। एक कौन सा होता है? लेखन अनुकरण। और एक होता है आपका रचना अनुकरण। कौन सा अनुकरण है? रचना अनुकरण। अब देखो, उच्चारण अनुकरण, आप बच्चों को आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन होता ही है ना। आप जैसे जैसे बोलेंगे, पीछे पीछे बच्चे बोलेंगे तो वो ध्वनियों का उच्चारण करना सीखेंगे, उच्चारण कौशल विकसित होगा। भाई छोटे बच्चों को आप ही तो बोल के सिखाएंगे। ठीक है, वो आपको देख देख करके सीखेंगे। छोटे क्या, जो बड़े बूढ़े बच्चे हैं वो भी आप ही को देख करके सीखेंगे। आप कौशल बोलेंगे तो वो भी कौशल बोलेंगे। आप ऐश्वर्य बोलेंगे तो वो भी ऐश्वर्य बोलेंगे, वरना वो तो ऐश्वर्य ही बोलते थे, वो तो औदार्य ही बोलते थे, अब वो औदार्य बोलते। उच्चारण कौशल सुन करके होता है। ठीक है, फिर कौन सा अनुकरण? लेखन। अब बच्चों को लिखना कैसे सिखाओगे? बड़ी सरल विधि है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लिखना कैसे सिखाएंगे? भाई आपने लिख दिया बोर्ड पर क, बच्चे को कहा देख कर लिख, भाई दृष्टानुलेखन। ठीक है, बच्चा देख देख करके क लिखेगा, या आपने उसकी स्लेट पे क लिख दिया, बच्चा उसको देख करके क लिख रहा है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, एक ये होता है कि आपने ऐसे डॉट 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 बनी हुई आजकल की अंग्रेजी मीडियम में किताबें चलती देखी होगी। ठीक है, ऐसे डॉट से डॉट बने आते हैं। अब बच्चा उन डॉट डॉट को मिला करके ये लिखना सीख गया है। ठीक है, ये इसका नया स्वरूप हो गया। इसको बोलेंगे रूपरेखा अनुकरण। रूपरेखा आपने बना दी और बच्चे ने उसका क्या कर दिया? अनुकरण। और बच्चा देख करके लिख रहा है तो इसको क्या बोल देंगे? स्वतंत्र अनुकरण। क्या बोल देंगे? स्वतंत्र अनुकरण बोल देंगे। अरे उसका पहला प्राचीन तरीका क्या था इस रूपरेखा अनुकरण का? गुरुजी स्लेट पर क्या लिख देते थे और कहते थे कैसे कबूतर ना मोटो कर ले, कहते थे ना, और उसके ऊपर अपन वो चौक घुमाते रहते थे और उसको वो पूरे स्लेट में एक तरफ केवल कई होता था। उससे क्या होता था कि इसका ये जो घुमाव है ना, ये सीख जाते थे, बार बार आदत बन जाती थी। है वो चौक पकड़ने की उंगलियों को क्या हो जाता था? अभ्यास हो जाता था। जैसे माउस पकड़ने का अभ्यास करते हैं ना, माउस तो कोई पकड़ सकता है, लेकिन वो कर्सर कभी कभी तो स्क्रीन से बाहर निकल जाता, ढूंढना पड़ता गया कहां। वैसा ही उसमें होता कि कभी किधर चला जाता, कभी किधर चला जाता है। तो ये कौन सा अनुकरण हो गया जी? लेखन अनुकरण। अब एक होता है रचना अनुकरण। रचना करना सिखाना बच्चे को। अब रचना भी कैसे सिखाएंगे? भाई जैसे मैंने होली पर निबंध लिख करके दे दिया और बच्चों को कहा दीपावली पर लिखो, तो होली पर निबंध लिखना सिखाया उसको, आपने सिखाया, तो उसकी देखा देखी करके वो दीपावली पर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, आपने कोई एक रचना आपने करके दी, बच्चे उसकी नकल करते, उसको आधार बना करके दूसरी रचना कर सकते हैं। अब जैसे मैं आप ही से प्रश्न करूं, ये तो एकदम छोटे लेवल पे काम आएगा, और ये तो पूर्व प्राथमिक स्तर की विधियों में है। कौन सा? उच्चारण अनुकरण और लेखन। लेकिन अब आप दूसरी कक्षा के बच्चे से रचना करवा सकते हो क्या? रचना तो आपको माध्यमिक स्तर पे आने पे करवानी पड़ेगी, ऊंची कक्षाओं में आने पे करवानी पड़ेगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये प्राथमिक स्तर पे चलता, पूर्व प्राथमिक पर, और ये उच्च स्तर पर चलता है। भाई अपन 5वीं, चौथी, तीसरी कक्षा के बच्चे से तो निबंध लिखने के लिए नहीं कह सकते ना।
ठीक है, तो ये कौन सा अनुकरण हो गया? रचना। समझ आया? काफी सरल विधि है। अनुकरण माने क्या होता है? नकल करना। क्या होता है? नकल करना। बच्चे को लिखना सिखाना है, बच्चे को बोलना सिखाना है और बच्चे को रचना करना सिखाना है। बोलना सिखाने के लिए पहले आप बोलेंगे, आपकी नकल करते हुए कौन बोलेगा? बच्चा बोलेगा। लेखन अनुकरण में आपने बोर्ड पर लिख दिया या स्लेट पर लिख दिया, बच्चा उसको देख देख करके लिखेगा, या आपने डॉट डॉट बना दी या आपने बना दिया, बच्चा उस पर अपनी उंगली फिरा फिरा करके अक्षर बनाना सीखेगा। ठीक है। और रचना अनुकरण, आपने एक रचना कर दी, उस जैसी दूसरी रचना करने के लिए बच्चे को कहना, लेकिन ये पूर्व प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में ये संभव नहीं है। ठीक है, तो लिख लीजिए अनुकरण विधि। लिखो, यह विधि, भाई आपका रचना अनुकरण तो आप मान लीजिए ऊंची कक्षाओं में काम आएगा, कम से कम 5वीं से ऊपर काम आएगा, 6वीं 7वीं में तो आप लिखने के लिए कह सकते हैं, पहली दूसरे में तो नहीं कह सकते। ठीक है। बाकी अनुकरण विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो लिखिए यह विधि प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी होती है। यह विधि प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी होती है। यह विधि प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी होती है, जिसमें जिसमें छात्र जिसमें छात्र शिक्षक का अनुकरण करके सीखते हैं। जिसमें छात्र शिक्षक का अनुकरण करके सीखते हैं। जिसमें छात्र शिक्षक का अनुकरण करके सीखते हैं। अगली पंक्ति में लिखिए, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए यह विधि, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए यह विधि लेखन व उच्चारण में उपयुक्त होती है। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए यह विधि लेखन व उच्चारण में उपयुक्त होती है। जबकि जबकि माध्यमिक स्तर पर जबकि माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण में उपयुक्त होती है। जबकि माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण में उपयुक्त होती है। जबकि माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण में उपयुक्त होती है। अगली पंक्ति में लिखिए, रचना शिक्षण 3 प्रकार का होता है। रचना शिक्षण, सॉरी, अनुकरण 3 प्रकार का होता है। रचना शिक्षण नाम निकल गया। अनुकरण 3 प्रकार का होता है। अनुकरण 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर पे लिखिए उच्चारण अनुकरण। उच्चारण अनुकरण, उच्चारण अनुकरण लिखिए, अध्यापक द्वारा किए गए उच्चारण को सुनकर, अध्यापक द्वारा किए गए उच्चारण को सुनकर वैसा ही उच्चारण करना। अध्यापक द्वारा किए गए उच्चारण को सुनकर वैसा ही उच्चारण करना। वैसा ही उच्चारण करना। ठीक है। अध्यापक द्वारा किए गए उच्चारण को सुनकर वैसा ही उच्चारण करना। ठीक है। अब सेकंड नंबर पे लिख लीजिए आपका लेखन अनुकरण। लेखन अनुकरण, लिखिए, यह पुनः 2 प्रकार का होता है। यह पुनः 2 प्रकार का होता है। ठीक है। लेखन अनुकरण में लिखिए, यह पुनः 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर पे लिखिए स्वतंत्र अनुकरण। स्वतंत्र अनुकरण फर्स्ट नंबर पे लिखिए।
क्या होगा स्वतंत्र अनुकरण? जो स्लेट पर लिखा हुआ है या जो श्याम पट्ट पर लिखा हुआ है, बच्चा उसको देख करके लिखे, वो क्या है? स्वतंत्र अनुकरण। और आपने रूपरेखा आपने बना दी, बच्चा उसी पे फिराए अपनी चौकी या पेंसिल को, वो कौन सा होगा? रूपरेखा अनुकरण। तो पहले स्वतंत्र अनुकरण में लिखिए, स्लेट या श्याम पट्ट पर, स्लेट या श्याम पट्ट पर बने अक्षरों को, स्लेट या श्याम पट्ट पर बने अक्षरों को देखकर, स्लेट या श्याम पट्ट पर बने अक्षरों को देखकर उसी प्रकार के अक्षर बनाना सीखना, उसी प्रकार के अक्षर बनाना सीखना, उसी प्रकार के अक्षर बनाना सीखना। ठीक है, स्लेट या श्याम पट्ट पर बने अक्षरों को देखकर उसी प्रकार के अक्षर बनाना सीखना। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए, रूपरेखा अनुकरण। रूपरेखा अनुकरण क्या होगा? भाई गुरुजी ने बना दिया आधार, तो भाई रेखाएं तो उन्होंने खींच दी, उन रेखाओं पे पेन या पेंसिल फिराते हुए उनको क्या देना? क्या देना? रूप देना। तो रूप रेखा अनुकरण लिखिए, बनी हुई बिंदुओं पर, बनी हुई बिंदुओं पर, बनी हुई बिंदुओं पर पेंसिल फिराकर, बनी हुई बिंदुओं पर पेंसिल फिराकर अक्षर बनाना सीखना, बनी हुई बिंदुओं पर पेंसिल फिराकर अक्षर बनाना सीखना। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे लिख लीजिए, रचना अनुकरण। रचना अनुकरण, रचना अनुकरण। भाई एक तरह की रचना आपने करवा दी तो उसी तरह की दूसरी रचना करने के लिए बच्चों को कहना। तो लिखो, एक शैली की रचना बताकर, एक शैली की रचना बताकर उसी शैली की रचना करवाना, एक शैली की रचना बताकर उसी शैली की रचना करवाना। जैसे होली पर लेख बताकर, जैसे होली पर लेख बताकर दीपावली पर लेख लिखवाना, दीपावली पर लेख लिखने के लिए कहना या लिखवाना, दीपावली पर लेख लिखवाना। जैसे होली पर लेख लिखवा कर दीपावली पर लेख लिखवाना। अरे भाई होली पर आपने बच्चों को लिखा दिया, एक रचना आपने बता दी, तो बच्चा दीपावली पर तो लिख ही लेगा। भाई थोड़ा बहुत चेंज ही तो करना है, तो उसको एक अभ्यास हो जाएगा। ये कौन सी विधि? आपकी अनुकरण विधि, बड़ी सरल सी विधि है। ठीक है, अब आगे अपन एक विधि की चर्चा और करते, भाषा प्रयोगशाला विधि। एक अनुकरण विधि की चर्चा भी चलती है ना, वो अनुकरण विधि अपन भाषा सीखने के जब साधन देखेंगे ना, तो उसके साथ अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगी। भाषा सीखने के उपकरण देखेंगे ना अपन, ठीक है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, तो वो अनुकरण विधि ही होती है। ये भाषा प्रयोगशाला विधि। भाषा प्रयोगशाला, देखो अब देखो, वैसे इतने बड़े हो गए, आज तक भाषा की प्रयोगशाला देखी तो है नहीं, और आशा करता हूं आप में से भी किसी ने नहीं देखी होगी। देखी है क्या भाई? फिजिक्स की देखी है, केमिस्ट्री की देखी है, भूगोल की भी देखी है, बायो की भी देखी है, कंप्यूटर की भी देखी है, लेकिन लैंग्वेज की लैब तो कभी ना देखी। लैंग्वेज की लैब तो समाज ही है जी, ठीक है। लेकिन एक भाषा प्रयोगशाला, कहते हैं जी अमेरिका में इसका बड़ा प्रयोग हुआ करता था। उसमें क्या होता था, ऐसे छोटे छोटे से काउंटर बने होते थे, उनपे एक टेप रिकॉर्डर रखा होता था, ठीक है, और एक उनको सुनने के लिए कुछ दिया जाता था। अब मुख्य टेप बजता, मुख्य टेप में एक भाषा बताई जाती, जो आपको मैंने द्वितीय भाषा शिक्षण समझाया था ना, दूसरी भाषा सिखाने के लिए, उसमें इसका बड़ा प्रयोग हुआ करता था।
तो अब मान लीजिए दूसरी भाषा का संवाद सबको सुनाई दिया अपने कानों में, उनके पास एक टेप रिकॉर्डर है, उसको सुनता था। भाई या तो उसको एक ही कनेक्शन से जोड़ दिया जाता था, सबको साथ सुनता था, या सबको दो टेप रिकॉर्डर दिए जाते, एक में एक कैसेट रहती जिसमें वो रिकॉर्डेड रहता और एक रिकॉर्ड करने के लिए खाली होता। अब जो रिकॉर्डेड टेप होता उसको जो भी सुनने वाला है वो सुनता, सुन करके बार बार सुनता, वो उन उच्चारणों को पकड़ने की कोशिश करता, फिर वो अपने टेप में उसको रिकॉर्ड करता, फिर अपने वाले को सुनता और उसको सुनता, उसमें क्या दिक्कतें हो गई खुद ही उसको पहचानता कि कहां कहां चेंजमेंट हुआ है, कहां कहां प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में क्या आई है, दिक्कतें आई है, इस प्रकार वो आगे बढ़ता। तो पहले तो इसको श्रव्य प्रयोगशाला कहते थे, केवल सुनने को ही काम आता था। आजकल प्रयोगशालाओं में दृश्य साधन भी आ गए, इसलिए आजकल भाषा प्रयोगशाला को दृश्य श्रव्य साधन में गिना जाने लगा है, जबकि भाषा प्रयोगशाला पहले क्या होती थी, श्रव्य ही होती थी। तो खैर भाषा प्रयोगशाला विधि की बात कर रहा हूं मैं। तो भाषा प्रयोगशाला विधि क्या है, ऐसा विद्युत की साज सज्जा से युक्त ऐसा शिक्षण कक्ष जहां ऐसे साधन होंगे जो आपको भाषा सीखने में क्या प्रदान करे, सहायता। उसमें यही होंगे, टेप रिकॉर्डर होगा, लिंगवा फोन होगा, ग्रामोफोन होगा, रेडियो होगा, ठीक है, ये आपको भाषा सीखने में सहायता कर सकते हैं। इसका लाभ क्या है जी, आपने एक मनोविज्ञान में कथन तो बार बार सुना होगा कि सीखते समय एक से अधिक इंद्रियां यदि सक्रिय है तो अधिगम अपेक्षाकृत स्थायी होता है और रुचिकर भी होता है। मानते हो आप? भाई एक तो जैसे आप सुन ही रहे हो, ठीक है, एक यहाँ स्लाइड्स भी कई बार होती है, ठीक है, या कोई वीडियो विजुअल हो, ठीक है, तो समझाएं भी और वो भी दिखाएं, तो सीखना थोड़ा सा अधिक प्रभावशाली होता है, उससे बच्चों में रुचि का जन्म होता है, कक्षा में अनुशासन भी आता है क्योंकि सब सक्रिय रहते हैं, ठीक है, बच्चा सीखने के लिए तत्पर होता है, एक से अधिक इंद्रियां सक्रिय रहती है, तो ये इसके क्या हो जाते हैं साहब, गुण। दोष क्या है, पैसा लगेगा जी, खर्चीली विधि है। कैसी विधि है? एक दोष क्या है, इससे आप उच्चारण कौशल तो सिखा सकते हो भाषा प्रयोगशाला से, लेखन तो नहीं सिखा सकते, रचना रचना शिक्षण तो नहीं सिखा सकते। अरे सिखा सकते हो क्या? नहीं सिखा सकते। तो ये इसके क्या हो गए, दोष हो गए। समझ में आ गया कंसेप्ट भाषा प्रयोगशाला? भाई जहां विद्युत से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है बच्चों को सिखाने में, और मैंने इसका पुराना मेथड भी बता दिया कि अमेरिका में इस प्रकार से इसको काम में लिया जाता था। तो लिखिए भाषा प्रयोगशाला विधि। देखो भाषा प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला एक विशेष ढंग से, भाषा प्रयोगशाला एक विशेष ढंग से तथा भाषा प्रयोगशाला एक विशेष ढंग से तथा यंत्रों द्वारा सज्जित एक शिक्षण कक्ष होता है, तथा यंत्रों द्वारा सज्जित एक शिक्षण कक्ष होता है, यंत्रों द्वारा सज्जित एक शिक्षण कक्ष होता है, जहां भाषा की शिक्षा दी जाती है। यंत्रों द्वारा सज्जित एक शिक्षण कक्ष होता है जहां भाषा की शिक्षा दी जाती है। एक कथन लिखिए प्रोफेसर एडविन पाइकर का, कथन का कथन हो जाए, प्रोफेसर एडविन पाइकर का। लिखो तो लिखो, भाषा प्रयोगशाला, देखो भाषा प्रयोगशाला विद्युतीय साज सज्जा से या वैद्युतिकीय विद्युतिकीय भाषा प्रयोगशाला विद्युतिकीय साज सज्जा से युक्त कक्ष होता है। भाषा प्रयोगशाला विद्युतीय साज सज्जा से युक्त एक कक्ष होता है जिसका उपयोग, विद्युतीय साज सज्जा से युक्त कक्ष होता है जिसका उपयोग भाषाओं में, जिसका उपयोग भाषाओं में समूह शिक्षण के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग भाषाओं में समूह शिक्षण के लिए किया जाता है।
जिसका प्रयोग भाषाओं में समूह शिक्षण के लिए किया जाता है। अरे लैब के अंदर तो 15-20 बच्चों के ग्रुप को ले जाकर के एक साथ समझा दी, हालांकि इसमें बच्चा अभ्यास व्यक्तिगत करेगा, ये ध्यान देना भाई, व्यक्तिगत तौर पे अपनी पाठ्य वस्तु पे ध्यान रखते हुए सक्रिय रह करके रुचिपूर्वक ढंग से आगे बढ़ सकता है बच्चा। अगली पंक्ति में लिखिए, इस विधि में पाठ्य सामग्री का अभ्यास करते हुए, इस विधि में पाठ्य सामग्री का अभ्यास करते हुए शिक्षक, पाठ्य सामग्री का अभ्यास करते हुए शिक्षक छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। 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 ठीक है। अरे भाई सामूहिक शिक्षण तो प्रोफेसर एडविन पेकर का कथन है, बाकी लैब में गए 20 बच्चे गए, सबको समझा दिया, अभ्यास वो कर रहे हैं, तो शिक्षक एक एक बच्चे का चेक कर सकता है कि कौन कितना आगे बढ़ रहा है, किसको कहां दिक्कत आ रही। कक्षा में व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है क्या 200 बच्चों पर? नहीं दिया जा सकता, लेकिन वहां 10-15 बच्चे उनकी एक एक समस्या को सुना जा सकता है कि इसको यहां दिक्कत आ रही है, इसको यहां दिक्कत आ रही है, फिर उन दिक्कतों को दूर करने के लिए सुझाव भी दिए जा सकते हैं। अगली पंक्ति में लिखिए, इस विधि से शिक्षण, इस विधि से शिक्षण करवाने पर, इस विधि से शिक्षण करवाने पर छात्रों को, इस विधि से शिक्षण करवाने पर छात्रों को प्रबलन मानी पुनर्बलन, इस विधि से शिक्षण करवाने पर छात्रों को प्रबलन, कोष्टक में लिख लीजिए, पुनर्बलन प्राप्त होता है। प्रबलन प्राप्त होता है और उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, और उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। कोई काम किया और उनका सही हो गया तो आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ना, वही सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। ठीक है। अब लिखो गुण, इस विधि के गुण क्या है? देखिए, छात्र अपनी गति के अनुसार पढ़ते हैं। गुण, छात्र अपनी गति के अनुसार पढ़ते हैं। ठीक है। गुरुजी ने तो सबको समझा दिया, अब जिसकी जैसी गति उस हिसाब से वो अभ्यास करेगा। दूसरी लिखिए, छात्र सक्रिय रहते हैं। छात्र सक्रिय रहते हैं। तीसरी बात लिखो, बार बार शुद्ध उच्चारण करने से, या बार बार शुद्ध उच्चारण सुनाने से, लिखो बार बार शुद्ध उच्चारण सुनाने से छात्रों का उच्चारण भी शुद्ध होता है। छात्रों का उच्चारण भी शुद्ध होता है। बार बार शुद्ध उच्चारण सुनाने से छात्रों का उच्चारण भी शुद्ध होता है। अब लिखिए दोष। मैं दोष क्या होगा बताऊं? बोलो। खर्चीली है, आप लिखना भी नहीं सिखा पाएंगे। ठीक है। और आप रचना शिक्षण भी नहीं सिखा पाएंगे, और कक्षा में यदि संख्या ज्यादा है तो भी ये संभव नहीं है। अरे भाई मान लीजिए कक्षा में 40-50 बच्चे, वहां तक तो फिर भी व्यक्ति मैनेज करे, 400-500 की कक्षा में संभव है क्या? नहीं है। तो लिखो दोष। और एक चीज और देखो, उच्चारण कौशल तो सुधार सकते हो, लेकिन पठन कौशल सुधार सकते हो क्या? भाई वाचन कौशल में तो केवल शब्द के बाह्य स्वरूप का ध्यान दिया जाता है, उसका अर्थ वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा, उसका भावार्थ वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा, वो पठन कौशल होता है। अरे वाचन और पठन में क्या अंतर होता बताइए?
यदि शाब्दिक अर्थ की बात करूं, वाचन में केवल पढ़ना होता है, अर्थ समझ में आए या पठन में पढ़ना भी होता है, अर्थ भी समझना होता है और भावार्थ का अधिगम भी करना होता, भावार्थ तक पहुंचना होता है। वक्ता के मनोभावों को समझने की निपुणता जब आ जाए, पढ़ते पढ़ते ये समझ में आ जाए कि इसके कहने वाले का मूड क्या रहा होगा, वो कौन सा कौशल है? पठन कौशल है। अरे भाई मान लीजिए अंग्रेजी का कोई पन्ना दे दे, अपन पढ़ तो देंगे, वाचन कौशल, अर्थ तो पहले ना पढ़े, इसका मतलब वाचन तो आए लेकिन पठन ना आए। समझ में आ गई बात? तो इससे पठन थोड़ी समझा सकते हो भाषा प्रयोगशाला से, नहीं तो रचना तो बहुत दूर का विषय हो गया। तो लिखियो दोष, पठन व लेखन का प्रयोग नहीं, पठन व लेखन का प्रयोग नहीं, पठन व लेखन का प्रयोग नहीं। दूसरे नंबर पे देखो, अधिक छात्र संख्या के लिए उपयुक्त नहीं, अधिक छात्र संख्या के लिए उपयुक्त नहीं, खर्चीली विधि, सबसे खतरनाक काम, खर्चीली विधि। इसके साथ आप जितनी शिक्षण विधियां होती वो आपकी पूरी, ठीक है? अरे जितनी भी शिक्षण विधियां हैं वो सब पूरी हो गई, ठीक है? अब मैं आपको यहां एक बिंदु समझा देता हूं, समय शेष है थोड़ा सा। भाषा दक्षता, भाषा दक्षता समझना एक बिंदु, भाषा दक्षता। देखो क्या है भाषा दक्षता? किसी भी भाषा के प्रयोग में आप कितने निपुण हैं, उस भाषा का ज्ञान कितना है, उसको क्या कहते हैं? भाषा दक्षता। दक्षता मानी क्या होता है? निपुणता। दक्षता मानी क्या होता है? निपुणता। तो देखे ना, इसका वर्गीकरण समझना, भाषा दक्षता के दो बिंदु होते हैं, ध्यान से समझना। एक तो होती भाषा क्षमता, एक तो क्या होती भाषाई क्षमता, और एक क्या होता भाषाई व्यवहार। एक तो क्या होती भाषाई क्षमता और एक क्या होता भाषाई व्यवहार। समझना, आप कितने निपुण है किसी भाषा में, ये दो बिंदुओं पर निर्भर करता है। एक तो आपको उस भाषा का ज्ञान कितना है, एक आप उस ज्ञान को व्यवहार में कितना प्रयोग ले पाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि भाषा की लेप तो एक्चुअली में समाज ही है जी। आपके मस्तिष्क में किसी भाषा का कितना ज्ञान भरा पड़ा है वो मायने रखता है, लेकिन यदि उस ज्ञान का आप प्रयोग नहीं कर पाते, भाषाई व्यवहार, तो आप भाषाई दक्ष नहीं कहला सकते। समझ गई आप? अरे भाई, किसी व्यक्ति को, वक्ता को, किसी वक्ता को किसी भाषा का ज्ञान कितना है, मस्तिष्क में कितना शब्दकोश समृद्ध है, कितने पर्यायवाची उसको याद है, उसको देख करके पता चल जाता है क्या? नहीं। अरे चलता है क्या? नहीं। तो हम ये कह सकते हैं भाषाई क्षमता का स्वरूप कैसा होता है? अमूर्त। कैसा होता है? लेकिन हम किसी से बात करें और बात करते समय उसकी भाषा शैली को देख करके तो पता चल जाता ना ज्ञान कितना है। तो अपन कह सकते हैं कि भाषाई व्यवहार का स्वरूप कैसा होता है? मूर्त। कैसा होता है? मूर्त। लेकिन हम एक जरूर कहेंगे, भाषाई व्यवहार का आधार भाषाई क्षमता होती है। यदि ज्ञान होगा ही नहीं तो प्रयोग में कहां से लाएगा? समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, क्योंकि भाषाई व्यवहार का आधार क्या होती है? भाषाई क्षमता। तो कोई व्यक्ति किसी भाषा में कितना दक्ष है, उसके लिए दो चीजें उसमें होनी चाहिए। एक तो उसको उस भाषा का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, उस ज्ञान का व्यवहार में क्रियान्विति भी आनी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन भी आना चाहिए। कई बार आप देखते होंगे कई शिक्षकों के साथ जैसा ऐसा होता है, ठीक है, जैसे उनको आता बहुत कुछ, पढ़ा ना पाते हैं, तो अपन कहते हैं गुरुजी को आता तो बहुत है लेकिन पढ़ा ना पाए, मजा ना आया। उसका कारण क्या है? भाषाई क्षमता तो है लेकिन भाषाई व्यवहार नहीं है। बोलने से पहले हाथ पैरों में कंपन होने लग जाता है, शब्द लरजने लग जाने लगते हैं, साथ छोड़ जाते हैं, बोलते क्या है निकलता क्या। कई लोगों में भी ऐसी स्थिति होती है, ठीक है। लेकिन जिनके पास भाषाई व्यवहार है, निसंदेह है उनके पास भाषाई क्षमता है, क्योंकि क्षमता नहीं है फिर व्यवहार कहां से आया? यदि है ही नहीं मस्तिष्क में कुछ तो प्रकट कहां से करेंगे? समझ रहे हैं आप इस बात को? तो आपको क्या होना है? भाषाई दक्ष। सुनो क्या होना है? अरे बोलो, उसके लिए क्या होना चाहिए? भाषाई। तब क्या आएगा? भाषाई। भाई क्षमता ही नहीं होगी तो व्यवहार में कहां से लाओगे? पर्यायवाची याद नहीं होंगे तो शब्द शैली कहां से विकसित होगी? मुझे बताइए। कोई
घिसे पिटे शब्दों का प्रयोग करोगे, शब्दों का नावीन्य कहां से आएगा, शब्दों में नवीनता का दर्शन कहां से होगा, आपके मस्तिष्क में शब्द होंगे तभी तो होगा ना। तो भाई एक तो बोले चांद, एक बोले चंद्र, अंतर आ गया चांद और चंद्र बोलने में। चंद्र चंद्र सुनते ही शुद्ध साहित्यिक शब्दावली आ गई। अरे वो अपन कहते हैं ना जायसी वाली बात कहते हैं ना, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा हिंदी साहित्य में, ठीक है, और तुलसी ने क्या लिखा, रामचरितमानस। तो उन्होंने अवधि का प्रयोग किया, लेकिन जायसी की अवधि ठेठ गांव की देसी अवधि है और तुलसी की अवधि है शुद्ध साहित्यिक अवधि है, अंतर यही तो रहा। तो अब आपको कौन सी दृष्टिकोण में जाना, ये आप पर निर्भर करता है प्रभु। तो अब आप मास्टर हैं जी, आप तो शिक्षक है, शिक्षण विधियां पढ़ते समय खुद को शिक्षक समझना चाहिए, और आप तो हैं ही, क्योंकि जब तक आपको उसी ढंग से समझना पड़ेगा। तो आपको बच्चों को किसमें निपुण बनाना है, भाषाई दक्ष बनाना है। तो आप पहले तो उस भाषा का सिद्धांतिक ज्ञान देंगे, वो क्या कहलाएगा, भाषाई क्षमता, और उस भाषा का प्रयोग करना भी सिखाएंगे, वो भाषाई व्यवहार। अब आप समझ सकते हैं नाटक शिक्षण क्यों पढ़ाया जाता है, भाषाई व्यवहार के लिए। भाई नाटक शिक्षण से क्या होगा, अभिव्यक्ति कौशल विकसित होगा, उचित हाव भाव के साथ व्यक्ति अपनी बात कहना सीख पाएगा, तो भाषाई व्यवहार। तो हम ये कह सकते हैं भाषाई क्षमता का स्वरूप कैसा होता है और भाषाई व्यवहार का स्वरूप कैसा होता है, लेकिन भाषाई व्यवहार का आधार क्या होती है, और भाषाई क्षमता प्लस भाषाई व्यवहार इज इक्वल टू भाषाई दक्षता। समझ में आ गई। अब भाषा सीखने के कई चरण होते हैं, जैसे एक तो होता है भाषा पूर्व चरण, जैसे छोटा बच्चा है, बच्चा अर्जन और अनुकरण से ही तो भाषा सीखता है, ठीक है। भाषा सीखने से पहले वो बेचारा रो रा करके अपना काम निकालता है, अपनी बात तो वो अपने को प्रकट करता ही है ना, उसको भूख लगी अपने तक संदेश तो पहुंचा ही देता ना, चिल्ला चिल्लू करके हाथ ह्या कर करके बता देता है वो। फिर आता है एक शब्द ये चरण, कौन सा चरण है, वो एक एक अक्षर बोलना सीखता, पा दा ना, वो एक शब्द ये चरण है। तकरीबन 12 महीने 1 साल से 1.5 साल तक का हो जाएगा। फिर 1-2 महीने में वो दूसरा अक्षर बोलने लग जाता, पा पा दा दा ना ना, ऐसे बोल जा। फिर आता बहुशब्द ये चरण, वो छोटे छोटे शब्द बोलना चालू करेगा, ठीक है। जैसे एक चरण को तो तार भाषा चरण भी कहते हैं। तार जानते हो, तार पहले वो टेलीग्राम भेजा जाता था, टेलीग्राफ बोलते थे शायद, तार भेजते थे ना पहले, ठीक है। तो उसमें हर अक्षर का पैसा लगता था, उसमें कम शब्दों में बात कही जाती थी। जैसे मान लीजिए कोई भाई बाहर कमाने गए, उसको भेजना कि भाई तेरी बहन का ब्याह फिक्स कर दिया है, देवउठनी एकादशी को तुझे वापस आना है, तो उसमें इतना ही लिखा जाता, बहन शादी तारीख। वो समझ जाता सेठ जी से पैसे लेकर के निकलना है, थोड़ा बहुत उधार भी मिल जाए तो चलना है, ठीक है। तो छोटा बच्चा भी पूरी बात नहीं कह पाता है, पूरे वाक्य नहीं कह पाता, वो 2-4 टूटे फूटे शब्द कहता है, और उन टूटे फूटे शब्दों से अपन अंदाज लगा लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। एक सरल वाक्य चरण 3-1 साल तक होता है, वो छोटे छोटे वाक्य बोलने लग जाता है, और 5-1 साल का हो जाता है तब वो खून पीने लग जाता है, जटिल वाक्य चरण। फिर उसको कई प्रकार के शब्दावली, अंकल चिप्स, एल पेन लीवी, ठीक है। फिर वो कई ये कार्टून के चैनल्स के भी नाम सीख जाता है। आजकल के बच्चे तो बड़े खतरनाक होते हैं, मुझे लगता है एक शब्द ये चरण आता ही नहीं, सीधा जटिल वाक्य चरण में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो रहा। तो हाँ, अब भाषा में निपुण दक्ष होने के लिए आपको 4 कौशलों में निपुण होना पड़ेगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इन 4 कौशलों में आपकी क्या होनी चाहिए जी, निपुणता होनी चाहिए। और इन 4 कौशलों में नहीं, और ऐसा माना जाता है कि 10 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चे में ये 4 कौशल होने चाहिए, 10 वर्ष की आयु तक आते आते ये चीजें हो जानी चाहिए। उस मतलब 10 वर्ष की आयु मतलब 5वीं कक्षा, 5वीं हो गई ना भाई। 5 वर्ष के बच्चे को भी स्कूल भेजा जाए पहले के नियमों के अनुसार, बाकी 3 में भेज देते हैं, तो 5-5-10 5वीं कक्षा तक व्यक्ति में, ये छोटे बच्चे में इसकी समझ हो जानी चाहिए। यदि नहीं है तो फिर वो किसी न किसी रोग का शिकार है, डिस्क्लेशिया, डिस्ग्राफिया, कई रोग चलते हैं ना, बाद में मनोविज्ञान में पढ़ते होंगे, अभिवृद्धि और विकास के अंदर, वो उसका शिकार है। और केवल इनमें ही नहीं कि बोलना तो सीख गया लेकिन नहीं सीख पाया प्रसंग के अनुकूल बात करना। जैसे मान लीजिए पिताजी अंदर बैठे हैं और कोई व्यक्ति है ऋणदाता, वो दरवाजे पर आया है ये पूछने के लिए वो कहाँ है। पत्नी को उन्होंने कहा, कहते वो घर पे नहीं है। अब उन्होंने जाकर के कहा जी वो तो घर पे नहीं है। वो पास में पकड़ के पल्लू पकड़ के, मम्मा मम्मा पापा अंदर ही तो बैठे हैं। वो बोलना तो सीखा लेकिन कब क्या बोलना ये नहीं सीखा है। तो प्रसंग के अनुकूल बात करना भी सीखना चाहिए। फिर उसकी शब्द भंडार में भी वृद्धि होनी चाहिए, लोकोक्ति मुहावरों का भी वो प्रयोग करे, उसको थोड़े बहुत पर्यायवाची भी याद हो। भाषा की दक्षता में ये जरूरी है। तो एक बार अपन इसके बारे में हल्का सा लिखते हैं, भाषाई दक्षता।
और ये लिखते लिखते आपको भी अनुभव होगा कि किसी भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए हमें तो 10 वर्ष तक तो सीख लेना चाहिए था। मैं कुछ नहीं कह रहा, भाषा दक्षता हेडिंग बनाई है, भाषा दक्षता। देखो, भाषा के द्वारा ही, भाषा दक्षता में देखो, भाषा के द्वारा ही, भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों, भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों, भावों, विचारों, भावों या अनुभवों, भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों, भावों या अनुभवों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अगली पंक्ति में लिखिए, अभिव्यक्ति 2 रूपों में होती है, अभिव्यक्ति 2 रूपों में होती है, अभिव्यक्ति 2 रूपों में होती है। कैसे भाई? या तो बोल करके अभिव्यक्त कर सकते हो या लिख करके। तो लिखो, बोलकर एवं लिखकर, बेस लगा के लिखो, बोलकर एवं। भाई आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति 2 ही ढंग से कर सकते हैं, या तो और या लिखकर। और इसलिए आप में क्या होनी चाहिए? भाषा की निपुण। भाई लिखो तो आपको शब्दों का ज्ञान, वर्तनी का ज्ञान, वाक्य विन्यास का ज्ञान होना चाहिए, बोलो तो भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो लिखिए, भाषा, भाषाई दक्षता के 2 पक्ष हैं। देखो, भाषाई दक्षता के 2 पक्ष हैं। भाषाई क्षमता, दूसरा है भाषाई व्यवहार। भाषाई दक्षता के 2 पक्ष हैं, भाषाई क्षमता, भाषाई व्यवहार। सबसे पहले लिख लीजिए भाषाई क्षमता, भाषाई क्षमता। बताओ किसे कहेंगे भाषाई क्षमता? बोलो, अरे भाषाई क्षमता किसे कहेंगे? बोलो, अरे उसको, उस भाषा का ज्ञान कितना है, उसको क्या कहेंगे? भाषाई क्षमता। उसकी क्षमता कितनी है, अब उस क्षमता को प्रयोग में कितना ले पाता है, वो क्या है? भाषाई। तो लिखो, वक्ता के भाषाई ज्ञान को, वक्ता के भाषाई ज्ञान को भाषाई क्षमता कहते हैं। वक्ता के भाषाई ज्ञान को भाषाई क्षमता कहते हैं। वक्ता के भाषाई ज्ञान को भाषाई क्षमता कहते हैं। इसका स्वरूप अमूर्त होता है, इसका स्वरूप अमूर्त होता है। अरे किस व्यक्ति के मस्तिष्क में ज्ञान कितना देख करके पता चलता है क्या? नहीं, तभी तो कहते हैं मौनम आभूषणम। मौन आभूषण है, मौन विद्वानों का आभूषण भी है और मौन मूर्खों का आभूषण भी है। मूर्ख जहां बोलने लगे वहां चुप रहना विद्वानों का आभूषण है, और विद्वान जहां ज्यादा ही बातें कर रहे हैं, वहां कोई न जानने वाला हो वो चुप हो जाए तो वो ज्यादा ठीक है वहां बात, क्योंकि उनके कंफ्यूजन रहेगी, यार ये बोलेगा तो क्या करेगा, पता नहीं कितना जानता है। मतलब हम ये कह सकते हैं भाषाई क्षमता का स्वरूप कैसा होता है? अमूर्त होता है, लेकिन बोलते ही पता चल जाएगा कितना जानता है। भाषाई व्यवहार लिखो, भाषाई व्यवहार, भाषाई व्यवहार लिखो। विचारों के अभिव्यक्तिकरण के लिए, देखो, विचारों के अभिव्यक्तिकरण के लिए, विचारों के अभिव्यक्तिकरण के लिए व्यवहार में, विचारों के अभिव्यक्तिकरण के लिए व्यवहार में भाषा के प्रयोग करने को ही, व्यवहार में भाषा के प्रयोग करने को ही
भाषाई व्यवहार कहते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यवहार में भाषा के प्रयोग करने को ही भाषाई व्यवहार कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं? भाषाई। भाई आप अपने विचारों को प्रेजेंट करने के लिए आपके पास जो ज्ञान है उसका प्रयोग करो, वो क्या है? भाषाई व्यवहार। अब लिखो, इसका प्रयोग करते लोगों को पता चल जाएगा कितना जानते हो। इसका स्वरूप कैसा हो गया? मूर्त। तो लिखो, इसका स्वरूप मूर्त होता है। इसका स्वरूप मूर्त होता है। लिख लिए, इसका स्वरूप मूर्त होता है। अब भाई मान लीजिए, आपको मैं एक सामान्य सा उदाहरण देकर के समझा रहा हूं। पर्यावरण प्रदूषण पर बोलना है, तो पर्यावरण प्रदूषण पर आप कितना जानते हैं? पहली बात तो अब आप जानते हैं और उसको प्रेजेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, दूसरी बात हो। आप जानते कितना है वो आपकी क्षमता है, और आप इसको प्रयोग में ले पाते हैं वो आपका क्या है? भाषाई व्यवहार। जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर बोलने के लिए मैं अभी आपको मंच पर आमंत्रित कर लूं, ठीक है? अब आप बोलेंगे, बोलते ही पता चल जाएगा आप जानते हैं या नहीं जानते। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषाई व्यवहार का आधार भाषाई क्षमता होती है। आप व्यवहार में तभी ला पाएंगे जब आप जानते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि आप जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। ये हो सकता है कि व्यक्ति भाषाई क्षमता में निपुण हो लेकिन भाषाई व्यवहार ना आए, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि भाषाई व्यवहार में निपुण हो लेकिन भाषाई क्षमता नहीं आए। तो क्षमता नहीं होगी तो व्यवहार में, प्रयोग में आएगा कहां से? समझ में आ गई बात? ठीक है। अरे भाई, किसी के पास कितनी पूंजी है, उसकी क्षमता है, उसका खर्च कितना करता है, वो भाषाई व्यवहार। अब खर्च जो करता है निश्चित तौर पे उसके पास क्या है? पूंजी है। लेकिन ऐसा हो जरूर हो सकता है कि पूंजी तो है लेकिन खर्च न कर पाए। समझ में आएगो? तो लिखो तो, भाषाई क्षमता, भाषाई क्षमता भाषाई व्यवहार का आधार होता है। भाषाई क्षमता भाषाई व्यवहार का आधार होती है। भाषाई क्षमता भाषाई व्यवहार का आधार होती है। ठीक है। अब इसी में एक हल्की सी हेडिंग बनाओ, भाषार्जन के विभिन्न चरण। बच्चा जो भाषा सीखता है उसके चरण, भाषार्जन के विभिन्न चरण। भाषार्जन के विभिन्न चरण, इसमें पहला चरण क्या है? भाषा पूर्व चरण। कौन सा चरण है? भाषा पूर्व चरण। पहला क्या है? भाषा पूर्व चरण। ठीक है, भाषा पूर्व चरण। ये मैं अभी कह रहा था ना कि बच्चा जब तक बोलना नहीं जाता तो बेचारा रो रा करके अपनी बातें प्रकट करता, वो क्या कहलाता? भाषा पूर्व चरण। तो लिखिए, शिशु की विभिन्न आवाजें निकालने की कोशिश करना। शिशु की विभिन्न आवाजें निकालने की कोशिश करना। शिशु की विभिन्न आवाजें निकालने की कोशिश करना। वो कौन सा चरण है? भाषा पूर्व चरण। वो बेचारा कोशिश तो कर ही रहा, भूख लग रही बताना चाहता, उसकी कोई पीड़ा हो रही बताना चाहता, रोकर की बताता। ठीक है। दूसरा लिखो, एक शब्दीय चरण। एक शब्दीय चरण, एक एक अक्षर बोलना सीखेगा। साल डेढ़ साल का हो जाएगा तब। कई बच्चे जल्दी लग जाते हैं बोलने, कई थोड़ा सा समय लेते हैं। तो लिखो, 12 से 18 माह का शिशु, 12 से 18 माह का शिशु प्राय एक शब्द का उच्चारण करने लगता है। एक शब्द का उच्चारण करने लगता है। जैसे पानी के लिए पा, जैसे पानी के लिए पा, माता के लिए मां, और पापा के लिए भी पा। आदि लगा दो।
अब इसमें एक चीज जोड़ना चाहिए, यूट्यूब के लिए मोबाइल धीरे धीरे सीखेगा। अभी साल 1.5 साल का, आजकल तो साल 1.5 साल के भी चलाते हैं। क्या आप बात करते हो, मोबाइल का लॉक खोल करके यूट्यूब तक पहुंच जाते हैं। कई बालक तो खतरनाक प्रकृति के पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा लिखो, तीसरा लिखो द्विशब्दीय चरण। अब वो 2-3 महीने के अंदर दो दो बोलने लग जाएगा, जैसे पापा, मामा, नाना। द्विशब्दीय चरण, द्विशब्दीय चरण। 19 से 20-22 माह का शिशु, 19 से 20-22 माह में, 20-22 माह का शिशु 2 शब्दों को बोलने लग जाता है। 2 शब्दों को बोलने लग जाता है। 2 शब्दों को बोलने लग जाता है। जैसे जैसे पापा, जैसे पापा, नाना, जैसे पापा, नाना, मामा आदि। जैसे पापा, नाना, मामा आदि। बहुशब्दीय चरण, बहुशब्दीय चरण। अब वो 2-3 शब्द बोलने लग जाता है। वो जो मैं कह रहा था ना, तार भाषा चरण, इसी को कहते हैं भाई। जैसे तार में 2-4 शब्दों से अपने पूरी बात समझ जाते हैं ना, वैसे बच्चा टूटे फूटे शब्दों में 2-3 शब्द बोलता है। ठीक है, वो अटक अटक करके बोलता है, घर वाले बड़े आनंदित हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, और वो लेकिन उसकी पूरी बात समझ जाते हैं। तो लिखो इस चरण को तार भाषा चरण, अंडरलाइन कर लेना और इन्वर्टेड में बंद भी कर लेना। इस चरण को तार भाषा चरण कहते हैं। इस चरण को तार भाषा चरण कहते हैं। तार भाषा चरण कहते हैं क्योंकि इस चरण में, क्योंकि इस चरण में बालक, क्योंकि इस चरण में बालक कुछ शब्दों में पूरी बात कह देता है। क्योंकि इस चरण में बालक कुछ शब्दों में पूरी बात कह देता है। अगला लिखो सरल वाक्य चरण। सरल वाक्य चरण, सरल वाक्य चरण। अरे भाई 3-1 साल का हो जाएगा, 2.5-3 साल का तो छोटे छोटे सेंटेंस बोलने लग जाएगा ना। ठीक है, तो लिखिए 3 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते बालक, 3 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते बालक छोटे छोटे सरल वाक्यों में, छोटे छोटे सरल वाक्यों में अपनी बात कहने लगता है। 3 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते बालक छोटे छोटे सरल वाक्यों में अपनी बात कहने लगते हैं। ठीक है, अब अगला लिखिए जटिल वाक्य चरण। जटिल वाक्य चरण। 5-1 साल तक का होगा तब वो जटिल से जटिल वाक्य भी बोल पाएगा। लिखो 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था में बालक, 3 से 5 वर्ष तक की, 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक, बालक जटिल वाक्य बोलने लगते हैं। बालक जटिल वाक्य बोलने लगते हैं। 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक जटिल वाक्य बोलने लगते हैं। ये क्या हुई भाषाई दक्षता। कल इसके बिंदु कुछ और लिखेंगे। देखो अपन काफी डेप्थ में जा रहे हैं, कंप्लीट एनालिसिस, ताकि आपकी उसमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। केवल विधियों का नाम वहां तक सीमित नहीं रह रहे। एक बार इस भाषा दक्षता को रिपीट कर दीजिए भैया। कोई व्यक्ति किसी भाषा में कितना निपुण है उसी को क्या कहते हैं, भाषाई। भाषा की उपयोगिता क्या है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए। अभिव्यक्ति 2 तरीके से होती है, एक तो बोलकर और दूसरी
और भाषाई दक्षता के कितने पक्ष हैं? दो। एक तो भाषाई, दूसरा भाषाई वक्ता को भाषा का ज्ञान कितना, भाषाई क्षमता, प्रयोग में कितना ले पाए, भाषाई व्यवहार। ज्ञान देखने से पता नहीं चलता, तो भाषाई क्षमता का स्वरूप क्या हुआ, लेकिन बोलते ही पता चल जाएगा। तो भाषाई व्यवहार का स्वरूप कैसा हुआ, मूर्त। भाषाई व्यवहार का आधार क्या होती, भाषाई क्षमता। फिर हमने वाक्य के चरण देखे भाषार्जन के, भाषा पूर्व चरण, भाषा पूर्व चरण मतलब बच्चा जब बोलना नहीं सीख पाता शिशु, तो ऐसे रो रा करके बेचारा अपने काम निकालता है। फिर कौन सा, एक शब्दीय, 1.5 साल तक, ठीक है। फिर 1-2 महीने में 2-2 शब्द। फिर बहुशब्दीय, इसको क्या कहेंगे, तार भाषा चरण। और बाद में 3 वर्ष तक सरल वाक्य और 5 वर्ष तक जटिल वाक्य, ठीक है। इस श्रृंखला में बढ़ेंगे आगे। जय हिंद।